Students, in previous topic we discussed the significant figure और some basic concepts of chemistry का ही पिछला टॉपिक था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो टॉपिक आएगा, देखो ये डिफरेंट लॉज है और इंपॉर्टेंट सारे के सारे लॉज +1 के लिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस लॉज का जो फर्स्ट लॉ है आपके पास, जो आपने याद करना है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ ने क्या बोला था, देखो कि कंजर्वेशन मतलब नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट जो था हमारे पास, वो किसके इक्वल था, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस लॉ में आपने सिंपल सी स्टेटमेंट है, इजी स्टेटमेंट है। दिस लॉ स्टेट्स दैट in all physical and chemical changes, the total mass of reactant, ठीक है, the total mass of reactant is equal to total mass of product। ठीक है, तो ये था हमारे पास, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये इसको दिया था, देखो, दिस लॉ इज गिवन बाय लेवोसियर। ठीक है, एंटोनी लेवोसियर था, ठीक है, लेवोसियर ने इस लॉ को दिया था। आपने ये याद करना है, देखो सिंपल सी स्टेटमेंट है, मतलब इस लॉ ने क्या बोला था कि जो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, यदि मैं इसको लेता हूं, देखो, कार्बन प्लस O2, दिस गिव्स द CO2। ठीक है, कार्बन का मैं यदि एटॉमिक मास लेता हूं, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। जस्ट मतलब डबल जो है वो क्या होता है, इसका एटॉमिक मास होता है, ये 12 आ गया। एक ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास, 16 होता है। ठीक है, 8 2 जा 16, मतलब डबल सा ये 16 इनटू क्या जाएगा, ये 2 आ जाता है, 32 प्लस 12 कितना आ गया हमारे पास, 44। ठीक है, इनको प्लस करके 44 ग्राम में आ जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या जो भी ये आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे भी फर्दर देखो, कार्बन का कितना आ जाता है, 12 प्लस इनका कितना आ जाएगा, देखो 32। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आया हमारे पास, 44। ये 44 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, 44। मतलब जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये लॉ क्या आ जाता है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो सेकंड लॉ है। सेकंड जो लॉ आ जाता है हमारे पास, वो कौन सा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, और इस लॉ को क्या बोलते हैं, देखो हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लो जरा, दिस लॉ इज गिवन बाय, ऐसे करके लिख लो मैंने, है ना, दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ फ्रॉस्ट। ठीक है, जोसेफ फ्रॉस्ट इसने दिया था, देखो ये जोसेफ फ्रॉस्ट ने। और आगे क्या लिखना आपने, देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट
ए प्योर केमिकल कंपाउंड, ठीक है, ए प्योर केमिकल कंपाउंड, a pure chemical compound always consists of same kind of element या same elements, डायरेक्ट लिख दो, same elements combined together by simple whole number, या ऐसे करके लिखो, combined together with each other in a fixed proportions by weight, in fixed proportions by weight, ठीक है। ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आ जाती है, ठीक है। ये जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया हुआ था, ये साइंटिस्टों के नाम भी याद रखने, कभी कभी पूछ देते हैं इनको भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में। दिस लॉ स्टेट्स दैट ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ए सेम काइंड ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर विद ईच अदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय वेट, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शंस भी क्या रहेगी, उनकी सेम रहेगी। यदि मैं एक प्योर केमिकल कंपाउंड लेता हूं, देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिया, देखो प्योर केमिकल कंपाउंड कौन सा है, H2O है, ठीक है। H2O में मतलब जो H2O हमारे पास ये कोई कंपाउंड बनेगा, वो कौन सा बनेगा, देखो प्योर केमिकल कंपाउंड, वाटर जो बनेगा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनेगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के हमने C2O लिख दिया ऐसे करके तो ये क्या हो गया, इसको हम वाटर बोल देंगे, वैसा नहीं है, ठीक है। इस लॉ में क्या बोला था, देखो कि ये सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से ही बना हुआ होगा कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड, और इनकी प्रोपोर्शंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी जब ये कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो जब ये कंबाइन कर रहा है, देखो तो इसकी प्रोपोर्शंस कितनी है, 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, एक क्या आ जाता है हमारे पास, ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। या हम बोलेंगे देखो इसका मास कितना है, 2 मास, इसका 2 मास आ गया, इसका कितने आ जाते हैं हमारे पास, 16 आ जाता है। तो हम बाय मास में करेंगे तो यहां से कितनी आ जाती है, 1:8 रेशो में आता है, ठीक है। या आप सिंपल ऐसे भी याद रख लो, देखो सिंपल की हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 और ऑक्सीजन कितनी है, 1, इसी रेशो में रहेगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि H2O2 भी हो जाए तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसने लॉ ने बोला था। जैसे देखो एक क्या आ जाता है हमारे पास, देखो CO2 है, ठीक है। कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, इनका कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 32 ग्राम, ठीक है। अब ये 12 ग्राम है, ये कितना आ गया 32 ग्राम, इसमें रेशो मतलब जितनी भी रेशो निकलेगी वो निकाल देंगे, या हम सिंपली कहेंगे कि यहाँ पे एक कार्बन होगा, 2 क्या होते हैं, ऑक्सीजन होती है। तो ये क्या होता है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होती है, ठीक है। बाय वेट में ये फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में, मतलब 12 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन, ये 12 ग्राम यदि कार्बन है तो 32 ग्राम जो है वो क्या लगेगी, ऑक्सीजन जो है वो होगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी बोल देते हैं इसको ही, तो आपने पजल नहीं होना है, ठीक है। अब देखो मैं इनकी लिमिटेशन बताना भूल गया। फर्स्ट जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, देखो कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन में ये फिट नहीं था, ठीक है। ध्यान से सुनना है, देखो फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि ये फर्स्ट लॉ जो था ये किसके लिए वैलिड नहीं था, न्यूक्लियर रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो रहा था कि कुछ एक मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, रिएक्टेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है ना। जैसे रिएक्टेंट हमने जितना लिया था उसका एक तो कोई प्रोडक्ट भी बन रहा था, बट प्रोडक्ट से कुछ एक मास जो था रिएक्टेंट का वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, देखो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आ रहा था। तो ये वहां पे जाके इसकी ये लिमिटेशन थी।
लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शंस की भी एक लिमिटेशन है। देखो इन केस ऑफ आइसोटोप्स में यदि हम इनको देखेंगे, देखो आइसोटोप्स में हाइड्रोजन का मास अलग होगा। हाइड्रोजन की देखो हमारे पास क्या होते हैं, तीन तीन आइसोटोप होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है 1H1, ठीक है, ऐसे करके यहां पे लिख रहा हूं, देखो 1H1 जिसमें एटॉमिक मास कितना होगा 1, ये 1H क्या आ जाएगा हमारे पास 2, जिसमें एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 2, ठीक है, 1H3। तो इसमें रेशो क्या आ जाती है, देखो भाई वेट फिक्स प्रोपोर्शंस जो है वो नहीं आ पाती है जब ये आइसोटोपिक फॉर्म में आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो इसको हम आगे भी करेंगे बट मैं थोड़ा सा बता दूं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है हमारे पास डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये दो लॉज है। तीसरा लॉज आता है, देखो इसको नोट कर देना है ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड लॉ आ जाता है ये आपने पक्का याद कर देना है, ठीक है। ये आते ही आते हैं बोलने का मतलब बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और इसका मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इसमें मतलब इसी से ही न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। दिस लॉ इज गिवन बाय, किसने दिया था देखो, गिवन बाय डाल्टन, ठीक है। किसने दिया था ये, डाल्टन ने दिया था, है ना। अब ये लॉ क्या बोलता है, देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने मतलब क्या स्टेट किया था, देखो कि व्हेन two different elements, two different elements, different elements combine to form two or more compounds, ठीक है। combine with each other भी लिख सकते हैं, combine डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, combine to form two or more compounds, two or more compounds, then weight of the one element, ठीक है, then weight of the one element combined with the fixed weight of another element wears a simple whole number ratio, wears a simple whole number ratio, wears a simple whole number ratio, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स जब देखो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो दो या दो से अधिक जो है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो जो वेट ऑफ द वन एलिमेंट, ठीक है, वेट ऑफ द वन एलिमेंट combined with the fixed weight of another element wears a simple whole number ratio, मतलब वो क्या करेगा, देखो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन, मतलब देखो फॉर एग्जांपल यदि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है हमारे पास, देखो दो एलिमेंट्स, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो उनकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, देखो N2O, ठीक है, एक क्या बना दिया इसने NO, N2O3, N2O4 एंड सो देखो N2O5, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं,
यहाँ पे हम लिखेंगे देखो मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ऐसे करके टेबल आपने याद रखना है। देखो मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन का वेट कितना है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 14 होता है, नाइट्रोजन का वेट 7 है एटॉमिक नंबर, तो 7 टू 14 लगभग आप डबल ही आता है। नाइट्रोजन 7 टू 14, ये 14 ग्राम आ गया। ऑक्सीजन कितनी आ गई हमारे पास 16, यहाँ पे कितना आ गया देखो 14, और ये क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, ठीक है, क्योंकि दो नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 16, यहाँ पे 28 और ये O3 48 आ जाएगा, यहाँ पे 28 और 64 आ जाएगा, 28 और कितना आ जाता है 80, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो हम एक का वेट क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन का वेट क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। देखो नाइट्रोजन का वेट मैंने 14 ये 14 ग्राम जो है ये फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या लिखना है, देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीजन which combine with fixed weight of नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब देखो यहां पे 28 पार्ट के लिए, मतलब 28 पार्ट नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 16, तो 14 पार्ट्स के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए हमारे पास 8 ग्राम में, ठीक है। इन ग्राम्स में यहाँ पे ग्राम लिख सकते हैं आप, देखो जो भी है। अब देखो ये यहाँ पे 16, यहाँ पे 14 ग्राम्स के लिए 16 चाहिए, तो यहाँ पे 14 के लिए कितनी चाहिए 16 चाहिए। यहाँ पे 28 के लिए 48, तो 14 के लिए मतलब देखो ये 28 है ना, ये 28 ग्राम है नाइट्रोजन। अब हमने 14 ग्राम फिक्स कर दिया, तो 14 ग्राम कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा 24 के साथ, ठीक है। ये 24 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो ये 32, ठीक है, लग रहा है ना पता 32, और ये कितना आ गया हमारे पास 40। अब देखो इनकी यदि हम रेशो लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन आ गई है हमारे पास, देखो इनकी यदि हम रेशो लेते हैं, तो रेशो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देखो अलग से, ठीक है। रेशो इज क्या जाता है देखो 8:16:24:32:40, ठीक है। यदि हम इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं देखो सारों को, तो ये कितना आ जाता है 1:2:3:4:5, ठीक है। तो ये किसमें देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया an adult bears a simple whole number ratio, these are the simple whole number ratio, ठीक है। तो ये लॉज जो है, ये लॉ क्या जाता है हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये आपने कर लेना है। इसके एग्जांपल्स ये यही है, एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन का भी दे सकते हैं आप। कार्बन ऑक्सीजन देखो CO2 फॉर्म करता है, CO3 2 नेगेटिव, वो अलग से आयंस आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, फोर्थ लॉ है। इसको आपने नोट कर लेना है कॉपी में, नोट्स भी बनाते रहा करो साथ साथ में ही। यदि ये देखो नहीं आए समझ, तो मेरे को कमेंट करना है आपने कमेंट बॉक्स पे, कौन सा क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है देखो हमारे पास फोर्थ लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक है। ये सारे के सारे लॉ जो है 4 लॉज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। देखो ये लॉ क्या बोलता है, देखो मैं इसको पहले अलग से ही बता देता हूं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये कार्बन है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। इन 3 एलिमेंट्स में से हम एक एलिमेंट्स का वेट क्या कर देंगे, देखो फिक्स कर देंगे, ठीक है। एक एलिमेंट का वेट देखो मैंने हाइड्रोजन का वेट क्या कर दिया, देखो फिक्स कर दिया, ठीक है। इसका वेट में फिक्स कर दूंगा।
ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, देखो ये दोनों इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ माना ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, देखो यहां पे इसने क्या बना दिया, CH4। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, देखो ये लॉ क्या कहता है कि द रेशो व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन separately with the fixed weight of third element bears a are equal, या सिंपल bears नहीं लिखना आपने, क्या करना है देखो कि are equal with are equal or in simple whole number ratio then these two different elements combine with each other। ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो CO2 बना है, मतलब क्या हुआ, H2O is to देखो CH4 इसकी जो रेशियो है हमारे पास, ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो CH4 ये किसके इक्वल आ सकती है, देखो CO2 के इक्वल आ सकती है। यदि हम इसको फिक्स कर देंगे, देखो हाइड्रोजन को फिक्स कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन को वेट इसका, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2O, कार्बन और हाइड्रोजन CH4, तो H2O CH4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसका रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, CO2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आपने स्टेटमेंट लिखनी है, देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो, यहां से स्टार्ट करना है ना, द रेशियो व्हेन two different elements, the ratio when two different element combine separately with the fixed weight of third element, ठीक है, थर्ड एलिमेंट कौन सा, ये हाइड्रोजन जिसके फिक्स्ड वेट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, आर आइदर इक्वल और इन simple whole number ratio with या simple whole number ratio when these two elements combine with each other, ठीक है, तो ये क्या आ जाती है, देखो इसकी स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, मतलब देखो द रेशो कौन सा, ऐसे करके करना है आपने, देखो यार मैंने ये फिक्स कर दिया था ना, देखो H2O और CH4 की जो रेशो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, या सिंपल होल नंबर रेशो के, किसके, CO2 के। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, मतलब रेशियो व्हेन दीज टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट आर आइदर इक्वल और इन द सिंपल होल नंबर रेशियो विद व्हेन दीज एलिमेंट्स आर कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस आ जाता है। ठीक है, इसको आपने ऐसे ही, यदि हम देखो इस कार्बन को फिक्स कर देते हैं, मैंने कार्बन का वेट फिक्स कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह क्या कर दिया मैंने, कार्बन का वेट जो वो फिक्स कर दिया, फिक्स्ड वेट कार्बन का हो गया। अब क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करेगा, ये इसके साथ, तो इसमें ये इन दोनों की रेशियो देखो, अब रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब CH4 की रेशियो CO2 और ये किसके इक्वल आ जाएगी, H2O की रेशियो के इक्वल आ जाएगी। ठीक है,
वैसे ही यदि आप ऑक्सीजन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये क्या कर रहे हैं, देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, H2O और CO2 की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, H2O ओवर CO2 है हमारे पास, इसकी जो रेशो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, CH4 की रेशो के इक्वल आती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। फिफ्थ लॉ है, देखो एक तो चार ही लॉ है, एक अलग से आ जाता है हमारे पास, सिंपल लिखिए, देखो गेल-लुसाक लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोल देते हैं सिंपली, ये गेल-लुसाक ने ही दिया हुआ था, लुसाक ने कंबाइनिंग वॉल्यूम का। तो आपने क्या लिखना है, देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट under similar condition of temperature and pressure, ठीक है, under similar condition of temperature and pressure, whenever gases combine, they do so in volume, whenever gases combine with each other, है ना, combine with each other, they do so in volume, whereas a simple whole number ratio, with each other, or its gaseous product, ठीक है, और इट्स गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है। आपस में भी ये सिंपल होल नंबर रेशियो में होगी, और इसके गैसियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें भी हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, देखो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें H2 गैस है हमारे पास, प्लस Cl2 गैस, ये क्या बना रहा है, देखो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या जाता है, 2HCl, ठीक है। इसकी वॉल्यूम कितनी है, देखो 1 वॉल्यूम, ये भी 1 वॉल्यूम में है, ठीक है, यहां पे 1 वॉल्यूम आ गया, ये 1 वॉल्यूम, ठीक है, और यहां पे भी क्या आ जाता है, देखो हमारे पास 1 वॉल्यूम, और ये क्या आ जाता है 2 वॉल्यूम, ठीक है। तो इसकी जो रेशो आ जाती है, देखो जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं 1:1:2, मतलब एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आ जाता है, ठीक है, 1:1:2 इस रेशो में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, लॉ ऑफ गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। लास्ट एक लॉ है, देखो एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, लास्ट लॉ है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। ये लॉ बहुत कॉन्सेप्ट में भी और काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज होता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट under similar condition of under constant condition रहती है टेम्परेचर, under similar
सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all the gases contains equal number of molecules, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स मतलब देखो, यदि हमारे पास फॉर एग्जांपल देखो, यदि हमारे पास 20 वॉल्यूम ऑफ CO2, इसमें मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, माना है ना, ये अलग होते हैं। मैंने ये कहा कि 06.2 into 10⁻20 इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो 20 वॉल्यूम ऑफ O2, यदि टेम्परेचर एट STP, देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, या सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो 20 वॉल्यूम ऑफ CO2 में या 20 वॉल्यूम ऑफ O2 में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने हमारे पास इसमें होंगे, 6.02 into 10⁻20 वॉल्यूम, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। यदि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या है हमारे पास, सेम है, ठीक है। मतलब इसको हम देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N करके भी कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाता है, ठीक है। इसको हम आगे भी करेंगे जब हम मोल कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ये सारे के सारे एक्सप्लेन किए। आपने इनको ढंग से करना है, इसके न्यूमेरिकल भी लाएंगे हम इस पार्ट के, वो एंड में जाके अभी आप थ्योरी पोर्शन इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अलग से हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, इसका अगला पार्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।